हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का हमारे चैनल जीएस बाय अनूप सर पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग अपना प्यार देते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करते रहेंगे और वीडियो को चला करके देख लेंगे। और बाद में जैसा लगे आपको तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे। अभी नए नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने पर्यावरण पढ़ा है, हम लोगों ने संविधान पढ़ा है, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है और हम लोगों ने ही हिंदी पढ़ा है। ठीक है, उन्हीं श्रृंखला में आज हम एक नए अ, विषय को शामिल करते हैं, अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था। आज ये पहला लेक्चर है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे और हम नए नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। चलिए, समय ना खराब किया जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले जरूरी ये बात हो जाती है कि अर्थव्यवस्था हम कहते किसे हैं। तो जरूरी जब ये बात हो जाती है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो आप समझोगे। यहाँ पे अगर हम देखें, अर्थ, अर्थ के दो मीनिंग है। एक तो अर्थ का मतलब ये होता है किसी चीज का मीनिंग यानी अर्थ, और दूसरा यहाँ पे जब अर्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वित्त से। किसका मतलब होता है? अर्थ का मतलब वित्त होता है। वित्त का मतलब धन, और धन का मतलब पैसे, और पैसे का मतलब संपदा। ठीक है। और व्यवस्था की अगर हम बात कर लें तो व्यवस्था का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है उसको किस तरीके से व्यवस्थित रूप में कर करके उसका हम उपयोग वर्तमान में, भविष्य में कर सकते हैं। तो व्यवस्था का मतलब होता है सही तरीके से मैनेजमेंट, और अर्थ का मतलब होता है यहाँ पे वित्त, वित्त का मतलब धन, धन का मतलब पैसे। तो अर्थव्यवस्था आपने देखा। और आगे अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था और अच्छे शब्दों में, तो अर्थव्यवस्था का मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, उसकी समस्त आर्थिक क्रियाएं, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाओं का मतलब ये है यहाँ पे कि उनका रुपयों पैसों का लेन देन, उनका व्यापार, ये जितनी भी चीजें हैं सब मिलाकर के जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होंगी उनको सम्मिलित रूप में हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। आप ऐसे समझ लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में समझ लीजिए कि अगर आपका घर है, घर में बहुत सारी चीजें रोज आती हैं, खाने की चीजें अलग हैं, पहनने की चीजें अलग हैं। ठीक है। किसी को व्यवहार में देने की चीजें अलग हैं। अगर वो सारी चीजें, सभी चीजें किसी धन के माध्यम से एकत्रित की जाती हैं, पैसों से आती हैं, रुपयों से आती हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा अर्थ सम्मिलित है। तो वो जितनी भी गतिविधियां होती हैं घर के अंदर जो पैसों से सम्मिलित हैं, वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। ऐसे ही ये जो अगर देश में होती हैं तो ये हमारी चीजें क्या कहलाती हैं? अर्थव्यवस्था। यानी पैसे का समुचित जो है, समुचित समाधान, समुचित उपयोग ही हमारा क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। और किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी घर परिवार को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का एक अहम रोल होता है कि अर्थव्यवस्था अगर आप सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं तो आपका देश और आपकी अर्थव्यवस्था घाटे में चली जाती है। आपने देखा होगा कि वित्तीय घाटा, और ये घाटा, वो घाटा। तो इसका समुचित, और बड़े बड़े अर्थशास्त्री आते हैं, समय समय पे वो अपना सुझाव देते हैं। ठीक है। और अर्थ मंत्री भी बनाया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? वित्त मंत्री के नाम से। तो ये चीजें जरूरी होती हैं और इसी के आधार पे हमारे बजट बनते हैं कि अर्थव्यवस्था का कैसे हम उपयोग करेंगे। अपना जो पैसा है किन किन चीजों में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, कि शिक्षा पे कितना पैसा लगाएंगे, कितना हम स्वास्थ्य पे लगाएंगे, कितना हम अपनी रक्षा पे लगाएंगे, कितना हम और ऐसी जन सेवाएं, जिन्हें कल्याण की सेवाएं, जैसे सड़कों पे कितना लगाएंगे, नलों के लिए कितना लगवाएंगे। ठीक है। तो ये जितनी भी व्यवस्थाएं, अगर पैसे का समुचित उपयोग करना हमें ना आए तो हम कहीं पे ज्यादा लगा देंगे, कहीं पे ऐसे कामों में लगा देंगे जहां पे उपयोग जीरो था और पैसा ज्यादा लग गया। तो पैसे का हमारा दुरुपयोग हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आएगी और देश कहाँ चला जाएगा? घाटे में। तो आप इतना आज जानोगे कि अर्थव्यवस्था बहुत जबरदस्त आपका क्या है? सिलेबस है, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि सारी चीजें आज के कलयुग में किसके ऊपर डिपेंड हैं? अर्थव्यवस्था पे। आपने देखा होगा देश तो टूट ही जाता है, छोटे मोटे जो हम लोगों के जीवन में रिश्ते हो जाते हैं 50-60 साल की उम्र में, अगर अर्थव्यवस्था सही तरीके से आपके ऊपर नहीं तो बहुत सारे रिश्ते इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। थोड़ा सा पैसा खत्म हुआ, आपका रिश्ता खत्म हुआ। ठीक है। तो ये वाली चीज हम जानेंगे। अब अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र में कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो अर्थव्यवस्था को हम तीन रूपों में पढ़ते हैं। पहला हमारी कौन सी व्यवस्था होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी जो हम देखते हैं उसका नाम होता है राज्य अर्थव्यवस्था।
और तीसरी जो हम देखेंगे इसका नाम होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या आप लिखना चाहें तो बीच बीच में लिखते चलेंगे कि अर्थव्यवस्था को आपने बहुत अच्छे से जाना कि किसी भी देश की सभी आर्थिक क्रियाएं जिसमें सम्मिलित होती हैं उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था को हम कितने रूपों में जानते हैं? 3 रूपों में। पहला पूंजीवादी, दूसरा राज्य अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप लिखते जाएंगे साथ साथ में। पहला आप देखोगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ रही होगी बात। कैपिटल, ठीक है, धन। वादी का मतलब क्या होता है? पूंजी का मतलब धन और वादी का मतलब कोई व्यक्ति या कोई ऐसी विचारधारा, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मतलब आपने जान रखा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम जन्म की बात कर लें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जन्म कहाँ से लेती है, तो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए जिनका युग युगांतर तक नाम रहेगा और किताबें उनके ऊपर बहुत हजारों किताबें लिखी गई हैं, जो अपने आप को जिन्होंने बहुत ही ज्यादा क्या किया है, बहुत ही ज्यादा फेमस कर दिया है संसार में। उनका नाम क्या है? एडम स्मिथ साहब। क्या नाम है? एडम स्मिथ साहब ने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। बुक को आप रट लीजिए, किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस और लिखा किसने? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ के इस किताब से माना जाता है कि हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जब आप उधर पढ़ते हो चाणक्य के बारे में कि चाणक्य का अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते हो तो अर्थशास्त्र वहां भी है, लेकिन ये वाला अर्थशास्त्र नहीं, पैसे का मतलब नहीं है। उस वाले अर्थशास्त्र का मतलब है राजनीति से। और इस वाले एडम स्मिथ वाली अर्थशास्त्र का द वेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब किससे है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। तो कभी ये अगर आपसे प्रश्न पूछ भी लिया जाए कि हमारी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसका उद्भव, इसकी जो जन्मता है वो हमें किस किताब में दिखाई पड़ती है, तो आप बताओगे द वेल्थ ऑफ नेशंस, रिटन बाय एडम स्मिथ साहब। ठीक है, एडम स्मिथ साहब ने किताब लिखी। तो इतनी चीज आपने देख ली, ठीक है, इतनी बात आपने देख ली कि हमारे एडम स्मिथ साहब ने क्या करा है, किताब लिखी है। अब हम लोग देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है, बहुत अच्छे से सुनिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें बाजार का पूर्ण नियंत्रण होता है। समझ लीजिए किसका नियंत्रण होता है? मार्केट का होता है, बाजार का। इसमें क्या उत्पन्न करना है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसको कितनी कीमत पर बेचना है, ये तीनों बातें कौन निर्धारित करती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार। इनमें सरकार का और राज्य का कोई भी हिस्सा नहीं होता है या इनकी कोई भी बात मान्य नहीं होती है। आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत फिर से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो नियंत्रक होता है, नियंत्रण जो करता है वो कौन होता है? बाजार। क्या उत्पादन करना है, ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। क्या उत्पादन करना है, ठीक, पहला। दूसरा, कितना करना है, कितना करना है। और तीसरा, कितने पे बेचना है, कितने पर बेचना है। इसी को हम व्याख्या व्याख्या कर देते हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। पहली तो बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ आप पैसे का देखोगे कि पैसे का लेन देन भारी मात्रा में हो रहा है और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनका निर्धारण कौन करेगा? बाजार। क्या उत्पादन करना है, मतलब ये आप निर्धारित नहीं करेंगे। जैसे सरकार कह देती है कि इस बार गेहूं की जो बुआई होगी इतने हेक्टेयर में होगी, या इस बार हम किस पे जोर देंगे? अरहर की दाल पर, क्योंकि अरहर के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सरकार ऐसे निर्धारित कर देती है कि इस बार थोड़ा हम सरसों कम बोलेंगे या गेहूं कम बोलेंगे, अरहर ज्यादा बो देंगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं कहीं पे होती हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो सरकार ये नहीं बोल सकती है, तो ये बाजार बोल सकते हैं कि हम क्या उत्पादन करेंगे। हम आलू बोएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे गोभी बो देंगे, कि हम टमाटर बो देंगे, या अपना पूरा खेत परती छोड़ देंगे। ठीक, प्रतीक मतलब कुछ भी नहीं बोना। ये सरकार इस पे कोई इशू नहीं करेगा, सरकार का कोई मतलब नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम क्या उत्पादन करेंगे, सरकार का कोई मतलब नहीं। दूसरा आप देखो कितना करना है, कि जो हम उत्पादन करेंगे उसको कितनी मात्रा में करना है। 2 क्विंटल हमको बोना है, 50 हेक्टेयर उत्पादन, 50,000 टन करना है, या कितने क्विंटल करना है, कितने हजार करना है, इसका निर्धारण भी सरकार नहीं करेगी।
जैसे ऐसे निर्धारण सरकार करती है कि हमने गेहूं में इतने टन की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करी, तो सरकार का यहाँ इशू नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरा का पूरा नियंत्रण बाजार का होता है। पहले क्या उत्पादन करेंगे, आलू बोए, गोभी बोए, शलजम बोए, चुकंदर बोए, रब्बी बोए, जायद फसलें बोए, क्या बोए, इनसे कोई मतलब नहीं। तो आप ये जानोगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम क्या बोएंगे, ये निर्धारण बाजार करती है। दूसरा, हम कितना बोएंगे, यह भी निर्धारण किसके हाथ में होता है, बाजार के हाथ में होता है। तीसरा, आप देखो कितना बेचना है। ठीक है, बाजारों में जाते हो आप, कई बार देखा होगा कि आप 10 रुपए की चीज है वो बता देते हैं कि ये 50 रुपए की है। 10 की चीज कितने की है, 50 रुपए, 40 रुपए एक्स्ट्रा। तो उस पर आप बहसबाजी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये निर्धारण किसका है, सरकार का नहीं है। ये किसका है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और अभी आपने देखा होगा कितनी तेज से हो हल्ला मचा है पूरे देश में कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है या आने वाली गवर्नमेंट है या जो पिछली गवर्नमेंट हो चुकी हैं, बीच बीच में गतिविधियां आप देखते रहते हो कि सरकार क्या होती जा रही है, धीरे धीरे पूंजीवादी होती जा रही है, सारी चीजें पूंजीगत करती जा रही है। और ऐसी चीजें अगर हो जाती हैं तो जो बाजारों के मूल्य हैं उनका जो निर्धारण है वो कौन करेगी, बाजार करेगी। बाजार में बैठे ठेकेदार करेंगे। बाजार के अंतर्गत जो बड़े बड़े उद्योगपति दलाल टाइप में लोग होते हैं, दलाल जैसे मंदड़ियाँ बुंदड़ियाँ ऐसे नहीं होते हैं लोग। दलाल मतलब अच्छा वर्ड है, कहाँ पे यूज किया जाता है, बाजारों में जो क्रय विक्रय में भागीदारी में निपटवाते हैं, थोड़ा कमीशन लेते हैं या कुछ भी करते हैं, वो एक अलग विषय है, विवाद में नहीं जाएंगे हम लोग। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जो विवाद होता है वो इस बात के लिए होता है क्योंकि इनका पैसों का निर्धारण बाजार करती है। और इसमें कई बार देखा गया है कि जो ग्राहक होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनको बहुत ज्यादा मूल्य निर्धारित करने पड़ जाते हैं। जैसे आप बाजार गए, प्याज की कीमत 50 रुपए है और इसने बताया आपको 100 रुपए है, तो अब आप सरकार से ऐसा कोई केस नहीं कर सकते हो कि भाई ये वाली जो चीज है ये हमें इतने रेट पे मिल रहे हैं, क्योंकि बाजार का जो नियंत्रण है वो कैसा हो गया है, पूंजीवादी हो गया है। और ऐसे ही आरोप लगते हैं कि सरकार पूंजीवादी ना हो पाए। ठीक है, पूंजीवादी का मतलब यह है कि कुछ चीजों की कीमतें यकायक ही बढ़ जाती हैं। तो पहली तो बात आपने देखी, क्या करना है, कितना करना है और कितने पर बेचना है। तो तीनों चीजों के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझा कि पहली जो अर्थव्यवस्था हमारी होती है वो कैसी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार हावी होता है ग्राहकों पर, और जिस जैसा चाहता है, जितना चाहता है उतना उत्पादन करता है, उतना बेचता है और उतने पैसों पर बेचता है। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए ठीक है, ये वाली चीज हम लोगों ने देख ली है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे जैसे ही हम लोग देखेंगे तो दूसरी हमारी आ जाती है राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था वो समझ लीजिए, जो हम बोलते जा रहे हैं वो आप लिख सकते हो, वीडियो रोक रोक करके भी लिख सकते हो। आगे देखेंगे दूसरा हम राज्य अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जो दूसरा प्रकार है, जो दूसरा काइंड है, जो दूसरा तरीका है, जो समाज में दूसरे तरीके से रहने का तरीका है पैसों का, वो राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था में इसके विपरीत चीजें हो जाती हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो लोकप्रियता थी, जो धीरे धीरे वो चीजें बढ़ रही थी, हर आदमी पैसा कमाना चाह रहा था, लाभ कमाना चाह रहा था पूंजीवादी में। हमने कुछ पैसे लगाए, जबरदस्ती हमने पैसे खींच ले और हम लोग क्या हो गए, अमीर बन गए। तो हर आदमी पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि वहां पे सहूलियत है, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, सरकार का कोई हस्तक्षेप है नहीं वहां पे। तो जिस तरीके से आप चाहोगे उस तरीके से वहां पे पैसे कमाओगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पर हाँ यहाँ पे आप जब राज्य अर्थव्यवस्था देखोगे, तो राज्य अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी इसकी लोकप्रियता को थोड़ा सा कम करना था। और राज्य अर्थव्यवस्था में जितनी भी चीजें होंगी ये किसके नियंत्रण में होंगी, ये राज्य के नियंत्रण में होंगी। राज्य का मतलब यहाँ पे आप बार बार जानते हो, संविधान में हमने पढ़ाया है, राज्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देश से है। तो राज्य अर्थव्यवस्था का मतलब आप सिंपल समझ लीजिए, ऐसी व्यवस्था, ऐसा वित्त जहां पर बाजार का नियंत्रण नहीं होगा, वहां पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होगा कि क्या बोना है, फिर वही क्या बोना है, कितना बोना है और कितनी कीमतें निर्धारित करनी है। इसका निर्धारण कौन करेगा, हमारा राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। जैसे मान चलिए कि इन्होंने बता दिया कि 1050 कि इतना गेहूं का मूल्य क्या होगा, इस बार हम इस रेट पे खरीदेंगे किसानों से। किसने कहा, राज्य सरकार। तो बाजार में जब सरकार के आदमी जाएंगे तो ये नहीं है कि कोई व्यापारी बैठा है बाजार में और वो 1050 की जगह पे 1200 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रहा है, तो वो सीधे कहाँ जाएगा, जेल में जाएगा। यानी क्योंकि सरकार ने अर्थव्यवस्था को एक पैमाना दिया है
कि इस बार जो रबी की फसल खरीदी जाएगी उसकी कीमत हमने निर्धारित की है 1050, तो इतना ही हम लेंगे। इसीलिए आप देखते हो कि प्रत्येक वर्ष जो ये जो फसलों के जायद फसल के बाद में, रबी फसल के बाद में जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं कि सरकार रबी का रेट ये लगाया है, गेहूं का ये लगाया है, तो उसी पे हम खरीदेंगे, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं बाजार में। और वो मूल्य निर्धारित होते हैं। उसके बाद आप क्या देखते हो, आप देखते हैं कि कितना उत्पादन करना है। तो सरकार पहले से ही निर्धारण कर देती है कि इस बार हमको पिछले वर्ष से 50 टन गन्ने का उत्पादन ज्यादा करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अब हमको विश्व स्तर पे ले चलना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत में तो सर्वाधिक है ही, इस प्रकार से वैसे ब्राजील है। तो ऐसे आप देखोगे कि कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है। और अगर हमने उत्पादन कर लिया, मान चलिए जैसे राज्य अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो कि राज्य ने कहा कि इस बार हमको गन्ना कितना उत्पादन करना है, 100 क्विंटल। ठीक है, 100 क्विंटल हमको उत्पादन करना है। ठीक है, ये हमने उत्पादन कर लिया। उसके बाद इन्होंने बताया कि प्रत्येक गन्ने की जो कीमत रखनी है वो कितनी रखनी है, 10 रुपये रखनी है। ठीक, तो ये वाले निर्धारण कौन करती है, आपकी राज्य व्यवस्था करती है। राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा, और उत्पादन कितना करेंगे, वितरण कितना करेंगे, ये सारी चीजें। तो दो चीजें आपने देखी, पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस पे अनुचित रूप से मूल्य आपके नहीं लिए जा सकते हैं। कई कई बार आप अपवाद स्वरूप देखते हैं कि इसमें किसानों को थोड़ा सा घाटा हो जाता है, क्योंकि बाजारों में जो बिचौलिए लोग बैठे हैं या कुछ और लोग बैठे हैं, वो अपने मुनाफे के चक्कर में आपकी जो कीमतें हैं, आपकी मान चलिए आप आलू लेकर के गए हो मार्केट में, और आलू की एक बोरी लेकर के गए हैं और आलू का रेट मान के 10 रुपए है। तो जो बिचौलिया है, जो बिचवाने वाला है, या अंतरराष्ट्रीय बाजार बाजार में या बाजार में अचानक से आलू की कीमतें क्या होती हैं, बढ़नी है, यानी कि आलू कम आया उस दिन, या आलू का उत्पादन उस वर्ष कम हुआ, तो ये दोनों आदमी मिल करके ये कितने का बिचवा देंगे, आपका 20 रुपए का। तो किसान को ये दे देंगे 15 रुपए का, 10 का था उसका आलू, बेचा इन्होंने 20 रुपए का, 15 दे देंगे किसान को, बाकी जितना मार्केट है जो बिचौलिए हैं 5 रुपए उनको मिल जाएगा। तो ये कहाँ पे आपको दिखाई पड़ता था, वहां पे दिखाई पड़ रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन यहाँ जब इस वाली राज्य अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो इसके ऊपर नियंत्रण किसका है, राज्यों का है, तो ये आप कर नहीं सकते हो बिचौलिएबाजी। तो इसमें क्या हो जाता है, कई बार अपवाद स्वरूप, हालांकि ये प्रमाणिक रूप नहीं है, फिर भी किसानों का थोड़ा सा क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वो अपनी मुंह मांगी कीमतों पर वस्तुओं को नहीं बेच पाते हैं। फाइनली आपको याद क्या रखना है कि अर्थव्यवस्था को तीन स्वरूप में जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसपे पूरा नियंत्रण बाजार का, राज्य अर्थव्यवस्था जिसपे पूरा नियंत्रण किसका, राज्य का, कितना बेचेंगे, क्यों बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, किस रेट में बेचेंगे। कंफर्म हुई इतनी बात? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको अर्थव्यवस्था बताई जा रही बच्चों के तरीके से। अगला आप देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत जबरदस्त अर्थव्यवस्था है। ये इसलिए अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें ये भी पाया जा रहा है और ये भी पाया जा रहा है। ठीक, पूछा जाए किस अर्थव्यवस्था में दोनों अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित हैं, तो आपका आंसर हमेशा रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी सम्मिलित है और आपकी राज्य अर्थव्यवस्था। कहीं कहीं पर इसका बाहुल्य दिखाई पड़ता है, कहीं कहीं पर इसका। और जो बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो पूंजीवादी आपको अपवाद जरूर दिखाई पड़ रहा है कहीं कहीं पे कि कुछ चीजें बेची जा रही, कुछ लोगों के हवाले करी जा रही। पूंजीवादी दिखाई जरूर देगी, लेकिन पूंजीवादी कंप्लीटली है नहीं। दूसरा आप देखोगे राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में, तो राज्य अर्थव्यवस्था का मतलब सरकार का नियंत्रण दिखाई पड़ता है, लेकिन हजारों ऐसी चीजें आप आज भी आपको दिखाई पड़ती हैं मार्केट में, बाजारों में या मंडियों में, कि वहां पर राज्य की नियंत्रण से बाहर सारी चीजें हैं। तो दोनों अर्थव्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो आप आंसर हमेशा दोगे कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। या फिर ऐसे कह लीजिए कि भारत में कृषि और पशुपालन दोनों अर्थव्यवस्थाएं कहाँ दिखाई पड़ती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में पशुपालन और कृषि दिखाई पड़ रही है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो आप पूंजीवादी ना लगाइएगा, ना ही राज्य अर्थव्यवस्था, आप क्या लगाओगे, आपका आंसर क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। या ऐसे कह लिया जाए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि पूरी तरीके से ना तो बाजारीकरण भारत का हो पाया है और ना ही पे हम राज्य का नियंत्रण हो पाया है।
आज भी ऐसे बहुत सारे अपवाद, ऐसी बहुत सारी विसंगतियां दिखाई पड़ती हैं जिनमें सुधार होने की जरूरत है। और एडम स्मिथ साहब को आप याद रखेंगे, उनका फार्मूला कहाँ दिखाई पड़ता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। धीरे धीरे हम अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, पढ़ेंगे, और आप लोग सपोर्ट अपना करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, और उसके बाद में एक बार, कम से कम एक बार तो देख ही लेंगे, उसके बाद आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, चैनल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।